देखिए हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान और तेलंगाना में बढ़ रहा चुनावी तापमान एक बार फिर बिगड़े बोल कांग्रेस के। जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपको गारंटी दी है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कसा तंज तो वहीं कांग्रेस कर रही दावा कि करेंगे अगले साल दिल्ली वाला इंजन भी सीज। होगी चर्चा तेज होते प्रचार पर और चुनावी लड़ाई में मर्यादाओं को लांघती नेताओं की जुबान पर। बताएंगे एक और घोटाले के आरोप किस तरह बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। होंगी देश दुनिया और क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले से जुड़ी भी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। 22 नवंबर को होगा G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन, 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान के चुनावी समर में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। कांग्रेस को बताया महिला और दलित विरोधी। लाल डायरी मामले पर राज्य सरकार को घेरा। कहा पिछले 5 वर्षों में अपराध का गढ़ बना राजस्थान। भाजपा ने तेलंगाना के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। चुनाव प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। जनता से बीआरएस को वीआरएस देने की अपील की। दूसरे दलों ने भी तेज किए प्रचार। नहीं कम हो रही है दिल्ली सरकार की मुश्किलें। अब भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 2753 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। मीनाक्षी लेखी ने कहा खपत बढ़ी पर कम हुई कमाई। उपराज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियों को हटाया। कुछ सख्त प्रतिबंध हुए खत्म। संबंधित विभागों को हवा की गुणवत्ता की निगरानी का आदेश। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबले को लेकर देश भर में भारी उत्साह। भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी। प्रधानमंत्री देखेंगे फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों के बीच 20 साल बाद होगी खिताबी भिड़ंत। और देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और श्रद्धा का लोक पर्व छठ। दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 लीडर समिट का आयोजन 22 नवंबर को होगा। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष और 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान रहे कि G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर पीएम मोदी ने इस वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा था। ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही अहम वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए बड़ा मंच होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। और आइए अब बात करेंगे चुनावी राज्यों की जुड़ी खबरों की।
बात सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री तूफानी प्रचार में राजस्थान पहुंचे। पीएम मोदी बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने भरतपुर पहुंचे। भरतपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के काले कारनामे की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। राजस्थान के चुनावी समर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर करारा वार किया। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं सही कर रहा हूं। जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं। भरतपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित और महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम महिला विरोधी बयान दे, वो कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? नागौर की चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचे। उन्होंने वहां दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास और विरासत साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने राज्य की जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस को ऐसे साफ किया जाए जैसे दीपावली के मौके पर सफाई की जाती है। ये चुनाव में हमें उन माताओं बहनों से सीखना है। हमने भी ऐसी सफाई करनी है, कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। नागौर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी पर भी पलटवार किया। खड़गे ने तेलंगाना की एक जनसभा में प्रधानमंत्री और उनके पिताजी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या हो गया है। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? वहीं उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच चल रही अदावत को सेंचुरी इवेंट करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिखावे के लिए इन्होंने न जाने कितनी बार हाथ मिलाए हैं, लेकिन ये सभी दिखावा भर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही गरीबों, वंचितों को हर योजना का लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी रहेगा। अभिषेक सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की धुआंधार रैलियों का दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर और नागौर में की रैलियां, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भरतपुर के वेर और अलवर के तिजारा में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पीपाड़ और ओसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रहण कांग्रेस ने राजस्थान पर लगाए हैं, उसे जनता 25 नवंबर को उखाड़ फेंकेगी। अशोक गहलोत ने इसने तो वृद्धा पेंशन में भी घोटाला कर डाला, और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल पर 18 राज्यों से ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है, और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि यहां पे पेट्रोल महंगा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार का, राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो तो राजस्थान ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे चुनाव में भाजपा स्थानीय मुद्दों पर बात करने से भागती रही है। राजस्थान में हमने क्या किया या नहीं किया, हमारी परफॉर्मेंस है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करें। चुनाव के अंदर मुद्दा ये बने स्टेट गवर्नमेंट का पोस्टमार्टम हो, सब बातें उसमें आ जाती है। पोस्टमार्टम करेंगे तो हमारी कमी भी आएगी, जनता सुनेगी कमियों को, हमारी उपलब्धि भी सुनेगी, उसके बाद जनता फैसला करेगी। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा जहां कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके वादों और इरादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जयपुर में विवाहित महिला को अगवा कर गैंगरेप करने का है। हरमाड़ा इलाके में देर रात एक महिला को जबरन अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर लगते ही परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मामले की जानकारी मिलते ही सांसद दिया कुमारी और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध जताया। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हम लोग पीड़िता को न्याय दिलाने और थाने में पीड़ितों की सुनवाई नहीं करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कल गए थे पुलिस थाने में, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एक महिला को उठा के ले गए और वो खुद बता रही है कि उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है और ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे। इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट इनको बोला अभी जाओ, बाद में भगा दिया वहां से। इन्होंने 100 पे कॉल किया, जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए उन सब पे कॉल किया, उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और इसलिए आज सुबह हम लोग यहाँ सब आए कि इनको न्याय मिलना चाहिए तुरंत। ये जो कर्मचारी थे, जो भी ये उस समय थाने में मौजूद थे लोग, उन सबको सस्पेंड करना है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो ये कल्प्रिट थे। भाजपा ने तेलंगाना विधानसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह
हैदराबाद में इसे जारी किया। इस मौके पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना का घोषणा पत्र एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने, पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाने तथा हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने और रजाकारों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ने वालों के सम्मान में 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस मनाने और राज्य में जारी धार्मिक आरक्षण को समाप्त करने जैसे मुद्दों को संकल्प पत्र में शामिल किया है। पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करना। और आइए हम दिखाते हैं किस तरह से तेलंगाना में आज का चुनाव प्रचार रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने तेलंगाना के जोगुलंबा, नालागोंडा और वारंगल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तो वहीं राज्य की केसीआर सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नालागोंडा को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तेलंगाना में 52% ओबीसी है, 135 बैकवर्ड कास्ट की जातियां है, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिया। हम वादा करते हैं आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। मित्रों, बीआरएस के भ्रष्टाचार और केसीआर की कमीशन खोरी को तेलंगाना की जनता जल्द उखाड़ कर फेंक देने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने नालगोंडा नगरपालिका को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपया दिया, वो केसीआर की भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया, कोई काम नहीं हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजया शांति कांग्रेस में फिर से शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विजया शांति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया और कहा कि वे पैसा और जमीनें हड़प रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी केसीआर पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। मिस्टर केसीआर is the most corrupted person and family also. They've been grabbing the money, all the lands, everything. Telangana budget is sufficient for the people of Telangana, insufficient for KCR's greed. Telangana money is enough for Telangana people, but Telangana cannot afford KCR and KTR and Kavita because they're so hungry, they need lakhs of crores. बीआरएस नेता की कविता ने निजामाबाद के मीठापुर में रोड शो किया। इतिक्याल में एक रोड शो के दौरान वह बेहोश हो गईं। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने नामपल्ली उम्मीदवार के साथ हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। लगातार तेलंगाना और राजस्थान में चुनावी तापमान बढ़ रहा है। तेलंगाना और राजस्थान में बढ़ता चुनावी तापमान, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हैं। शाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर साहब, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से ही, क्योंकि कई ऐसे वादे किए हैं जिन पर सवाल कांग्रेस भले ही उठाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ
काफी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे वादे करे हैं, जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात की है तो वहीं तमाम सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की भी बात की है। क्या आपको लगता है इन चुनावों में राजस्थान और तेलंगाना में अब सिर्फ वोटिंग बाकी है? ऐसे में दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल रितु जी, आपने अभी अभी कांग्रेस का लीडर्स का स्टेटमेंट भी देखा, केसीआर सरकार को लेकर, केसीआर नेता को लेकर, केसीआर परिवार को लेकर। वहाँ पे करप्शन बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, क्योंकि इनका 2 टर्म हो चुका है और 2 टर्म में कई स्कैम्स की बात हुई है, कई घोटाला की बात हो रही है वहाँ पे। और एक प्रकार से बीजेपी का एक एश्योरेंस देना कि सारे जो स्कैम्स की बात हो रही है उसकी जाँच करवाएंगे, एक प्रकार से खास करके शहरी इलाका में ये इसका एक ट्रैक्शन होगा। लेकिन साथ में इस बार बीजेपी का कैंपेन ये भी है कि अगर बीजेपी को मौका मिले तो एक ओबीसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब ओबीसी के लिए एक नए डील की बात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसका आश्वासन दिया है और हमने ये भी देखा है जब प्रधानमंत्री भी गए थे और आज जो अमित शाह की जो विजिट पे भी माडीगा समुदाय जो है दलित समुदाय के ही आते हैं, वो कम से कम 50% जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, उसमें सारे माडीगास होते हैं। वो हमेशा वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक सब कैटेगरी होनी चाहिए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया। आज भी अमित शाह ने कई माडीगा नेताओं के साथ बातचीत भी की है और उनको भी आश्वासन दिया है। एक प्रकार से ओबीसी जो समुदाय है वो बड़े नाराज हैं केसीआर के जो कार्यकाल में, कहते हैं कि ज़्यादातर उनकी नेग्लेक्ट हुई है। दूसरी ये शेड्यूल कास्ट जो उसके अंडर जो अति पिछड़े जो वर्ग है माडीगास, उनका भी इस बार क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह की ये रहेगी, क्योंकि उनका एक लंबा आंदोलन चल रहा है। रितु जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय, आखिर क्या बात है कि चुनाव का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ऐसे नेताओं की जुबान भी बिगड़ती चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से उन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये बहुत साफ कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेंगे, तो संदेश साफ दिया प्रधानमंत्री ने। आपने बात की उनके पिता की, उन्होंने जवाब दिया कि वो जनता के लिए काम करेंगे। आप म्यूट हैं डॉक्टर अजय। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल साफ, कहिए जी। रितु जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को फिर से अजीत पवार की याद आ रही है। नया अजीत पवार बनाना चाहते हैं बीआरएस के टीम में। जनता समझ रही है इस बात को कि बीआरएस को यदि वहां पे वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, तो आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है। सच्चाई तो ये है, पूरा देश जानता है, यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी वो टीम है, तेलंगाना से लेकर डॉक्टर अजय राजस्थान तक के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने कहा है और नागौर से कहा है एकदम। उन्होंने सिर्फ तेलंगाना के संदर्भ में नहीं कहा, उन्होंने कहा सभी भ्रष्टाचारियों के लिए। संकल्प पत्र तेलंगाना का है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ आज कहा, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जो बात कही है प्रधानमंत्री के पिता के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मेरे पिताजी को बोल रहे हैं, लेकिन वो भूल जाएं मैं देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो जनता के सामने नेताओं को जाते समय क्या आपको लगता है कि इतना संभल के बोलना चाहिए? रितु जी, अब बोलने देंगी? जी बोलिए, मैंने तो सवाल आप ही से किया था सर। हाँ जी, लेकिन लगातार 2 बार आप सवाल किए और उत्तर नहीं सुना। तो आप चले गए तेलंगाना, मैंने राजस्थान पूछा, इसलिए मुझे फिर बोलना पड़ा आपसे। राजस्थान हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, देश की बात है जी। प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितनी है, पूरा देश देख लिया। अजीत पवार को लेकर के छाती पीट पीट के कहते थे ना, इस 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को अंदर करूंगा, हम लोग को ताकि अंदर करेंगे। वो तो अंदर लाए और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी लोगों पर भी भ्रष्टाचार के केस पर क्या आरोप प्रत्यारोप और किस तरह से कार्रवाई हो रही है, पूरा देश देख रहा है। लगभग 6,000 लोगों पर ईडी सीबीआई ने केस दर्ज किए और 4.4% का है आंकड़ा सजा अंतिम देने का। तो पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी को ईडी सीबीआई उनका इलेक्शन का एक टीम है, इलेक्शन मैनेजमेंट का टीम है, और चुनाव के वक्त ही ये सारी चीजें याद आती है। अच्छा ठीक, शादिया हमारे साथ है, इस पे जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अजय शादिया हमारे साथ बनी हुई है। शादिया, डॉक्टर अजय के कहना है कि ये सिर्फ चुनावी एक तरह से एक वादा है आपका भ्रष्टाचार को लेकर।
आप खुद मतलब तमाम आपकी नीतियां, तमाम उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया और भी तमाम जिक्र कर दिए भ्रष्टाचार के, कि कांग्रेस की नीति कितनी जीरो टॉलरेंस की है वो दिखाई देती है। और माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति कितनी जीरो टॉलरेंस की है वो दिखाई देती है। देखिए, बार बार ये ईडी की बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर इसके खिलाफ जो भी मामले दर्ज हैं और संगीन मामले करप्शन के अगर दर्ज है, तो किसी भी तरह से कोताही ना तो बरतेगी कोई भी एजेंसी, ना हमारी सरकार किसी भी तरह से कुछ लोगों की मदद करेगी सिर्फ इस वजह से कि वो उनके साथ है। और ये सब जानते हैं। और जब जहां जहां प्रोब से जांच हुई है, वहां पे गड्डियां की गड्डियां, पहाड़ के पहाड़ नोटों के पाए गए, यानी कि ऐसी बिलावजह नहीं की गई है या किसी दुर्भावना के साथ नहीं की गई है, लेकिन अच्छी जानकारी पर, सच्ची जानकारी पर भ्रष्टाचारियों को लामबंद करने के लिए वो ये सारी पूछताछ हुई है। अब ये बार बार कहा जाता है कि क्या है ईडी का कन्विक्शन रेट, तो मैं आपको बता दूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट दरअसल बहुत ही शानदार है, 93% है, जो ईडी ने इसका जवाब खुद दिया था। क्योंकि ज्यादातर मामले हैं वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो अगर आप पीएमएलए के मामलों को देखेंगी तो रेट ऑफ कन्विक्शन पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर 93.54% है। तो ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही कन्विंसिंग है। तो ये कह देना कि उनका कन्विक्शन रेट बेकार है, ये जब झूठ मूठ हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो सारे मामलों की अगर बात की जाए, तब कन्विक्शन रेट जिसका जिक्र अजय जी कर रहे थे वो कम हो सकता था, लेकिन अगर पीएमएलए खासतौर से और पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो बहुत शानदार है। और दूसरी बात, जो मामले हुए हैं, क्या कोई डिनाई कर सकता है कि इतने ज्यादा उसमें पैसों का आदान प्रदान हुआ है, क्विड प्रो क्वो हुआ है। बात राजस्थान की हो तो राजस्थान में तो सचिन गहलोत खुद ही बात करते हैं, जिस तरह से पूरा भर्ती घोटाला हुआ था, उसका सबसे ज्यादा तबसरा तो और जा के दुनिया भर में रेड डायरी मामले से कहीं पहले तो खुद सचिन पायलट ने बताया है कि क्या कुछ हो रहा है अशोक गहलोत जी के राज्यकाल में। तो मुझे ये कह देना कि जानबूझ के ऐसा हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट भी उस वक्त, क्योंकि उनके संबंध अशोक गहलोत जी से खराब थे, क्या ये माना जाए वो भी प्रधानमंत्री जी के कहने पर या भाजपा से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे थे कि वाकई में उनको कुछ कहना था। तो ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब है कांग्रेस पार्टी, वो गंगोत्री रही है भ्रष्टाचार की, और बाकी रीजनल पार्टियां जितनी भी उनकी तुलना करें वहां तक नहीं पहुंच पाई। और वही हमने देखा है जो हाल है। आप छत्तीसगढ़ का हाल देखिए, मतलब हाल बेहाल कर रखा है छत्तीसगढ़ का, घोटाले पे घोटाला, चाहे चावल का हो, चाहे महादेव ऐप हो। और आप राजस्थान में देखिए कितने यंग और नव युवा लोगों के, मतलब उनके एडमिशन को लेकर, उनकी भर्तियों को लेकर जिस तरह से बार बार पेपर लीक के मामले आए हैं, एक बार नहीं 16 बार आपने सुना है। डॉक्टर अजय, कई ऐसे मामले हैं जिनमें नेताओं ने अपने बयान तो दे दिए, लेकिन शायद ये अंदाजा नहीं था कि चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा वो हो सकता है। जैसे कि अशोक गहलोत का ये कहना कि खुलेआम महिला विरोधी बयान जिस तरह से उन्होंने दिया था कि रेप के फर्जी मामले दर्ज कराती हैं महिलाएं। क्या आपको लगता है इस तरह के बयान देते समय ये अंदाजा नहीं रहा अशोक गहलोत को कि चुनाव नजदीक है और चुनाव में इसका किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, राजस्थान की जो परिस्थिति है, और अभी हाल ही जो घटना हुई है, हम जानते हैं उस विवाहित महिला के साथ जो दुष्कर्म की घटना है, ये कल की घटना है अजय जी, कानून व्यवस्था की हालत राजस्थान की। रितु जी, अब अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। हाँ, कहिए आप अपनी बात करें। प्रश्न और कुछ पूछना हो तो एक ही बार पूछ लें। नहीं, पूछ लिया मैंने, आप बताएं। बाकी साथियों के साथ जिस तरह आपने इंटरप्शन नहीं किया मेरे साथ। राजस्थान की बात आपने की है। राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो अशोक गहलोत साहब की सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर काम किसी भी भाजपा शासित राज्यों ने नहीं किया। चाहे उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके नौकरी और रोजगार के लिए, उनके जो किचन को संवारने के लिए गैस सिलेंडर की बात हो, उनके स्वास्थ्य को संवारने के लिए चिरंजीवी योजना की बात हो, महिलाओं बच्चियों के पढ़ाई के लिए, स्कूलों की अच्छे काम के लिए, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर भी आप चर्चा करना जरूर चाहिए। जहां तक बलात्कार का केस है, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा बलात्कार का केस और किडनैपिंग का केस और महिलाओं के अत्याचार का केस आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एनसीआरबी का डाटा है, वहां पे दर्ज है। तो प्रश्न भाजपा के लोगों से होना चाहिए, किसी संदर्भ विशेष में उन्होंने कुछ कहा है
तो उसका भी अर्थ और अनर्थ न लगाएं, उसके भी कुछ निहितार्थ होंगे। हम सब जानते हैं किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात रखी है। ओवरऑल अभी साजिया बहन ने कहा है बात, भाई ठीक मानना आपका है कि पीएलएमए केस को किस तरह से आपने कमजोर करने का काम किया और किस तरह अपने ही देश के नेताओं की छवि, विरोधियों की छवि बर्बाद करने के लिए लगातार जो है आपने दोषारोपण करने का प्रयास किया। 118 नेताओं पर आपने ये केस दर्ज किया। कितने लोग आज जेल के सलाखों में हैं? यदि सच में मजबूती के साथ आपका ये काम है तो कोर्ट उस पर कन्विक्शन करती नहीं है, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ। कहाँ है हेमंत शर्मा बिस्वा, कहाँ है अजीत पवार, दो चीज में इनके दो आंकड़े में दुरुस्त करो। अजय जी बोल सकते हैं? बीच में नहीं बोलता हूँ, आप कर लीजिएगा, आपको मौका देंगे और आप पूरा कीजिएगा, मैं बीच में जी। डॉक्टर अजय करिए अपनी बात पूरी। येदियुरप्पा जी के बेटे मिल गए, हो गए। एमएलए जो आपके पकड़े गए थे वो पकड़े गए, और कहाँ है आज? कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। आपके तो ईडी सीबीआई बैठ जाती है भाजपा के कार्यालय और भाजपा में जाती है। डॉक्टर अजय इस पे जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर अजय इस पे जवाब ले ले शाजिया इल्मी का, उसके बाद शेखर अय्यर के पास जाना है। सुनिए, चुनावी मुद्दे कई हैं, चुनावी मुद्दे कई हैं, आप अपनी सफाई देते रहेंगे। जनता के लिए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी करेंगे। 10 सेकंड में नहीं, आप फिर से बोलिएगा और बीच में मैंने तो डिस्टर्ब किया नहीं। हाँ, कहिए अपनी बात, लेकिन 10 सेकंड में पूरी करिए डॉक्टर अजय। 10 सेकंड में, उसके बाद आप पूरा इन्हीं को दे दीजिएगा। जी जी जी, नहीं, आप बात पूरी करेंगे, आप फिर से जवाब दीजिएगा उसका, आप नहीं जाइएगा। अजय जी मैं चाहूंगी आप रुक जाइए, नहीं वो शाजिया जी पूरा कर लेने दीजिए डॉक्टर अजय को। जी डॉक्टर अजय, जो परिस्थिति है पूरे देश में, सबने देखा है कि जो आपने केस दर्ज किए, आपकी भावना क्या है? क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी लड़ाई है या विपक्षियों के विरुद्ध आपकी लड़ाई है? प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ताली ठोक कर पिछले देखिए, अब यहाँ से सवाल डॉक्टर अजय यहाँ से इसलिए इंटरप्ट करने की जरूरत है। ये सारे मामले कानून व्यवस्था के तहत, सुनिए, जुडिशरी के तहत है, जुडिशरी के तहत है डॉक्टर अजय। डॉक्टर अजय, मामले कोर्ट में है। नहीं डॉक्टर अजय, देखिए मामला कोर्ट में है, बेल हो नहीं रही है, ठीक है, बेल मिल नहीं रही है, तो इस पे सवाल आप राजनीतिक पार्टियों पे नहीं, फिर आप संवैधानिक संस्थाओं पे उठा रहे हैं। डॉक्टर अजय, ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती हूँ मैं। जी शाजिया अपनी बात पूरी करें। जी शाजिया अपनी बात पूरी करें। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी का। देखिए, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बताइए, तो अशोक गहलोत ने अडानी जी के प्रोजेक्ट को, तो आपने क्या कहा? आपने अशोक गहलोत जी से कहा कि राजस्थान में अडानी जी का प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है? आपने कहा ये बात, आपने ये बात रखी? शेखर साहब, राजस्थान जैसा राज्य जो 5 साल तक लगातार 2 नेताओं के बीच में फंसा रहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, आज चुनाव के समय में भी एक तरह से दोनों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कभी करते हैं, हाथ मिलवा के करते हैं, तस्वीरों में दिखाई देता है, मंच में दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है इसका एक असर कानून व्यवस्था पे पड़ा है, तमाम, और एक तरह से पूरे शासन पे पड़ा है 5 साल के, जो एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? देखिए 2-3 चीज। शाजिया जी, शेखर साहब को बोलने दीजिए। शाजिया जी 1 मिनट। जी शेखर साहब। नहीं रितु जी, ये तो सब जानते हैं कि सचिन पायलट का जो कैंपेन था वो अशोक गहलोत सरकार के ऊपर ही था। उनकी जितनी टिप्पणी, वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या सुशासन को जो हालत को लेकर हो, तो सारे चीजें वो अशोक गहलोत जी पर ही था। लास्ट में किसी तरह एक पैचवर्क की बात हुई, जिसका आज पीएम ने भी जिक्र किया कि ये टेम्पररी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पे एक प्रकार से सीज फायर, युद्ध विराम। लेकिन बातें जो सचिन पायलट उठाए, और जो बार बार ये रेड डायरी की भी बात हुई थी, वो भी एक अशोक गहलोत के मंत्री, जिसको बाद में उनको हटाया गया। तो ये सारे देखिए, पिछले 5 साल में राजस्थान में देखिए कई काम अशोक गहलोत सरकार कह सकते हैं कि भाई हमने लोगों कल्याण के लिए कई काम किए, लेकिन साथ में ये बात भी सामने आती है करप्शन मामले को लेकर, परीक्षा की कंडक्शन को लेकर, उसमें भी जो सचिन पायलट ने भी पहले भी आवाज उठाया था, सरकारी नियुक्ति को लेकर। तो कई इश्यूज है जो इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, और पहले अशोक गहलोत के स्वयं उन कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को कई बार बोले हैं, सचिन पायलट जैसे नेता।
जी शेखर साहब, तेलंगाना का जो संकल्प पत्र है उसमें कुछ बातें हैं जिस पे हम आपसे चर्चा भी करना चाहेंगे, जिसमें हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। रजाकारों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ने वालों के सम्मान में 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात की है। वहीं साथ में राज्य में जारी धार्मिक आरक्षण को समाप्त करने जैसे मुद्दों को भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र में इन तमाम वादों को? रितु जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग पहचान बरकरार रखने के लिए कई इश्यूज को इस मैनिफेस्टो में फ्लैग किया है, क्योंकि केसीआर सरकार के खिलाफ हमेशा ये एक आरोप लगा है कि भाई हमेशा ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स काफ़ी किया है और उनका मजलिस पार्टी जो MIM है, असउद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके साथ पहले एक प्रकार से सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग था, अब तो खुले अंडरस्टैंडिंग है। और ओवैसी ने भी काफी केसीआर को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के विरोध में भी बोल रहे हैं, बीजेपी विरोध भी बोल रहे हैं। तो कई जो ऐसे इश्यूज हैं जो तेलंगाना को लेकर है, तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो है भ्रष्टाचार, उसको लेकर है। सेकंड, ये जो बात हमने कहा कि भाई ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसको बीजेपी केवल इसको ये कर रही है। और तीसरी बात, वहां पे जिस तरह जो लोक कल्याण कार्यक्रम जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन हुए उसमें जो कमियां आई है उसको भी बीजेपी ने कई जगह पे हाईलाइट किया है। और वहां भी ये कहा जा रहा है भाई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा बेनिफिट मिला है और पर्टिकुलर कम्युनिटी लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये बातों को भी बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में के जरिए इन इश्यूज को पर फोकस लाया है। जी, तेलंगाना में जारी अपने भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कुछ बातों को बहुत साफ कर दिया है, यानी कि अपनी लाइन भी साफ कर दी है। सवाल यह है बीआरएस और कांग्रेस के लिए कि किस तरह से अब इस संकल्प पत्र के बाद तेलंगाना में अपने प्रचार को और रफ्तार कांग्रेस और बीआरएस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। दिल्ली सरकार के कई मंत्री आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में एक नए घोटाले के आरोप पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक नए भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी दिल्ली सरकार पर भाजपा ने एक और बड़े घोटाले का आरोप लगाकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,753 करोड़ के घोटाले का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि बैंक और दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय जानकारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुल 3,753 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, मीटर बढ़े हैं, खपत बढ़ी है, फिर भी कमाई क्यों घटी है? FDR भी गायब है, आखिर पैसा कहां गया? आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है
वो कम हो गई, और जो पहले उनके FDR वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए। तो पैसा गया कहाँ? मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब केजरीवाल टैंकर माफिया का आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, लेकिन टैंकर माफिया कम होने के बजाय पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे। वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से। तो टैंकर माफिया की जो शक्ति है वो कम नहीं होकर बढ़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में भाजपा उपराज्यपाल से CBI जांच की मांग करेगी। आप इस घोटाले की जांच CBI को रेफर करें, ED को रेफर करें, और अगर आप में गैरत है, क्योंकि जिस अकाउंट्स की गड़बड़ी हम बता रहे हैं, आप अपने अधिकारियों पर, अपने मंत्री पर कार्रवाई करें। कंज्यूमर की मात्रा बड़ी है, लेकिन आप घाटा दिखा रहे हैं 70,000 करोड़ से ज्यादा का। केजरीवाल सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। आबकारी नीति घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं, जबकि एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए मोहलत मांग ली। अब नए घोटाले के आरोप से दिल्ली सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ग्रैप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली में ग्रैप 4 भले ही हट गया हो, लेकिन ग्रैप के चरण 1 से लेकर चरण 3 तक के तहत नियम बने रहेंगे। साथ ही पूरी दिल्ली में संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि AQI का स्तर पुनः गंभीर श्रेणी में न आए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। विश्व कप का महामुकाबला, घमासान को तैयार दोनों टीमें। भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगी खिताबी मुकाबला। रोहित के रणवीरों के सामने होगी पैट कमिंस की सेना। हर ओर है क्रिकेट का फीवर, महामुकाबले की महाकवरेज। पल पल की खबरें दिखाएंगे हमारे खास कार्यक्रम में आपको। जीत लो दुनिया DD न्यूज पर लगातार। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा, कोई फैक्ट चेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक फोटो वीडियो को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि AI का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए करना चिंताजनक है। साथ ही PM मोदी ने मीडिया कर्मियों से कार्यक्रमों के जरिए डीप फेक के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए
या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज को, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। और आइए जानते हैं क्या है डीप फेक और क्यों ये इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को सटीकता से फिट कर देने को डीप फेक कहते हैं। डीप फेक भ्रमित करता है जिसे लोग सच मानते हैं। डीप फेक से वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें मशीन लर्निंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसी डीप फेक से वीडियो बनाया जाता है। साधारण शब्दों में यदि समझें तो इस टेक्नोलॉजी में कोडर और डिकोडर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। डिकोडर सबसे पहले किसी इंसान के चेहरे के हाव भाव और बनावट की गहन जांच करता है। इसके बाद किसी फर्जी चेहरे पर इसे लगाया जाता है जिससे हूबहू फर्जी वीडियो और फोटो को बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर डीप फेक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डीप फेक एक बड़ा मुद्दा है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर उन सामग्री को हटाने के लिए और डीप फेक की पहचान करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। Deepfakes is a big issue. It's a very big problem for all of us. We had recently issued notices to all the big social media platforms, asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. The social media platforms have responded. They are taking their actions, but we have told them to be more aggressive in this work. Also, we must notice that the safe harbor clause, which most of the social media platforms have been enjoying, that doesn't apply if the platforms do not take adequate steps for removing deep fakes from their platforms. और डीप फेक से सजग रहने की काफ़ी ज़रूरत है। डीप फेक वीडियो को फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। फोटो और वीडियो के आईब्रो, लिप्स को देखकर और उसके मूवमेंट से भी इसकी पहचान की जा सकती है। और आगे खबरों में अपराधियों द्वारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और डीप फेक की समस्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गंभीरता दिखाई। राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात करने आए 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नई तकनीक और सोशल मीडिया के प्रभाव से परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अपराधियों द्वारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है और डीप फेक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को तकनीक के क्षेत्र में हमेशा अपडेट रहना होगा जिससे अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। और आइए आप खबरें देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले विश्व कप के महामुकाबले से जुड़ी।
आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत विश्व कप के फाइनल में चौथी बार मैदान पर उतरेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ही टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। और आईसीसी विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल में भारत की जीत को लेकर देश भर में प्रशंसक तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। पूरा देश क्रिकेट के महामुकाबले का इंतजार कर रहा है और अपने अपने तरीके से भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हमारे साथ हमारे दो साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं, मुकेश शुक्ला और तापस भट्टाचार्य। मुकेश शुक्ला और तापस, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों लगातार वहां बने हुए हैं, उत्साह अभी से ही जारी है। जानना चाहेंगे एक एक करके। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरह का उत्साह, क्या तैयारियां भी हैं? बिल्कुल ऋतु, अगर उत्साह की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास ये उत्साह खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ फैंस जो है वो डटे हुए हैं। मुकाबला कल है, लेकिन ये इसका इंतजार खत्म ही नहीं होने दे रहे हैं। और ये यहाँ पर कुछ फैंस हैं, कितना उत्साह है, कितना एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। विराट कोहली की सेंचुरी, मोहम्मद शमी के विकेट से विकेट तो पड़ेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे फैंस, क्या कहोगे आप? मैं विराट कोहली से मिलना चाहता हूँ इस मैच में। भारत माता की ऋतु, तो इस तरह का माहौल यहाँ सुबह से ही बना हुआ है। और ये देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम विटनेस बनने को तैयार है। क्या कहेंगे मैडम? इंडिया इंडिया इंडिया। जी बताइए। मैं स्पेशली बेंगलोर से आया हूँ, छुट्टी लेकर कल के लिए स्पेशली आया हूँ मैं यहाँ पर मैच देखने। इंडिया जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया के सारे बैट्समैन, सारे बॉलर्स फॉर्म में है, इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल, यहाँ पे ऋतु जी सारे बॉलर फॉर्म में है, सारे बैट्समैन फॉर्म में है। देखिए ये जनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने माना था कि इंडिया को हराना है तो उनकी जनता को हराना जरूरी होगा। ऐसे में ये बड़ा मुकाबला है जहां पर लोगों का उत्साह शायद मुकेश को रुकने नहीं देगा। लेकिन हम देख रहे हैं 12 साल बाद भारत कल फिर से इतिहास रचने की तरफ बढ़ने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जीत ने भारत के संघर्ष को कितना मुश्किल भी बनाने जा रही है कल के लिए। देखिए ऋतु, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा कपल है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है। एक ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है वाइफ, और हस्बैंड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। इनसे पूछते हैं कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? ऑस्ट्रेलिया मेरी कर्म भूमि है, और ऑस्ट्रेलिया जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, वह हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो फील्डिंग है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है ही नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो मैं ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रुक जाऊंगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, आप देख रहे हैं हस्बैंड और वाइफ में खुद लड़ाई चल रही है यहाँ पे। दोनों कह रहे हैं हमें नहीं जाना। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है मैच के लिए? मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे शुभमन गिल से पूरी उम्मीद है कि वो इस बार सेंचुरी मारेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से लोग हैं और एक से बढ़कर एक लोगों का फेवरेट है। कोई विराट कोहली को फेवरेट, आप किसी का रोहित शर्मा है। यहाँ पे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने लड़ रहे हैं कि भाई एक कर रहा ऑस्ट्रेलिया, एक कर रहा इंडिया। बिल्कुल तापस, हम समझ सकते हैं। विराट कोहली जीतेगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से भारत की एक तरह से अजय जीत रही है अभी तक के इस पूरे विश्व कप के तमाम मैच में, दर्शकों का उत्साह भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद तापस आपका भी, मुकेश आपका भी, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। इंडिया
Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य में अलग अलग एजेंसियां दिन रात काम में जुटी हुई हैं और 3-4 दिन में बचाव कार्य पूरे होने की संभावना है। मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा कंसर्टेड एफर्ट है उसमें हमें आने वाले 4-5 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए और भगवान की अगर कृपा रही तो हो सकता है और ONGC, RVNL, NHIDCL, BRO, PWD, THDC, NHDC, NHPC, जो भी भारत की एजेंसी किसी भी काम को जल्दी और सक्षमता से करने के लिए तत्पर है वो यहां पर आकर के वो काम करेंगे। और खबरों में आगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए देश भर में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत हापुड़, सोनभद्र और मेरठ में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गांव शहाबुद्दीन श्यामपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में PM सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त मिलने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर से 26 जनवरी तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाना है। हमारे बीच जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कोऑपरेटिव के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, अन्य दूसरे डिपार्टमेंट के, ग्राम विकास के हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी दी है। हमने समूह से पैसा सरकार के बैंक से आया है, वो पैसा उठा के हमने ये थोड़ा काम शुरू किया है। कॉस्मेटिक का है, मेकरम डोरी का है और हम ये सामान ला करके दुकान पे सप्लाई करते हैं। हमारे समूह में 10 लेडीज हैं जिनको सभी को लाभ हो रहा है। वहीं सोनभद्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के पहाड़ी क्षेत्र परसोई और पनारी पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया। इस अवसर पर वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को प्रसारित कर अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई और साथ ही कार्यक्रम में चयनित लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित पत्र भी दिए गए। इसमें दूर दराज क्षेत्र के जो गांव हैं, जहां पे नेटवर्क विहीन क्षेत्र है, जहां लाभार्थी गांव तक, शहर तक नहीं पहुंच पाते कार्ड बनवाने के लिए, इस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोगों को। हम लोग इस अभियान में आकर हमारी पूरी टीम आयुष्मान कार्ड जनरेट कर रहे हैं, सबको योजना की जानकारी दे रहे हैं और कार्ड वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। पहले बहुत गरीब थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब घर से बाहर निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं, रोजगार से जुड़ गए हैं और 4 पैसे मिल रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, गरीबी दूर हो रहा है। मेरठ के बिजौली गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अमृत सरोवर पर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही जिन ग्रामीणों को किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया, उन्हें भी फॉर्म भरवाए गए। हमारे यहाँ पे 37 समूह ओपन हुए हैं और मैं उनके जो पैसे का लेन देन होता है उसमें हेल्प करती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति पहले बहुत खराब थी और जब से मैं समूह से जुड़ी हूँ और बैंक की बनी हूँ तब से बहुत सुधार आ चुका है। सरकार की भूमिका है सर, NRLM के थ्रू लगे हैं हम सब, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आगामी 26 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कई वैन उपलब्ध कराई गई हैं, जिनको गांव और कस्बों में भेजकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है
ताकि लोग उनके बारे में जागरूक हो सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।